नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बताएं। निरंजनी अखाड़े में आज संतों की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे निरंजनी अखाड़े में बैठक होगी। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। प्रयागराज से भी कई संत हरिद्वार पहुंचे हैं। उत्तराधिकारी के लिए बलबीर गिरी का नाम तय माना जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं, माना जा रहा है कि अखाड़ों में अब एक मत हो चुका है बलबीर गिरी के नाम को लेकर। और हरिद्वार से आपको एक और बड़ी जानकारी दे। करीब 7.5 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की है। महंत की मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी से पूछताछ की गई है। रात 2:50 पर आनंद गिरी को अपने साथ ले गई सीबीआई की टीम। इसके साथ ही कुछ दस्तावेज, प्रिंटर, लैपटॉप, सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गई है सीबीआई की टीम। और अब इन तमाम डिवाइस को खंगाला जाएगा। आपको बताएं कि सवाल जवाब किए गए और 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई है आनंद गिरी से। और रात करीब 3 बजे के आसपास सीबीआई की टीम आश्रम से निकली, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महंत की मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी से लंबी पूछताछ एक बार फिर से हुई है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त लाइव मौजूद है। पंकज राणा भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करूंगी क्योंकि आज हरिद्वार में एक बैठक होने जा रही है निरंजनी अखाड़े की तरफ से। कौन कौन से संत प्रयागराज से पहुंचे हैं और क्या इसका उद्देश्य है? क्या माना जाए कि आज बलबीर गिरी के नाम पर मुहर लग सकती है अखाड़ों की तरफ से? बिल्कुल जया, देखिए हरिद्वार में आज 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहला ये कि आनंद गिरी को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है। वो अपने इस जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ था उसमें आगे बढ़ रही है कि किस तरह से इससे पूरी तरह से पर्दा हटाया जाए। महंत नरेंद्र गिरी की पूरी मौत को लेकर इसमें जांच चल रही है। 7 घंटे कल शाम जांच हुई थी और अभी भी इस पर पूरी तरह से सीबीआई अपने स्तर से काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर पूरी तरह से प्रक्रियाएं तेज हो गई हैं। हरिद्वार के जो निरंजनी अखाड़ा है वहां पर सभी संतों के पहुंचने का सिलसिला पहुंच गया है। कल देर रात सभी संत प्रयागराज से और जो भी देहरादून के और अलग अलग हरिद्वार के अलग अलग क्षेत्रों में थे उत्तराखंड के, वो सभी यहां पहुंच गए हैं। सभी पंचों की आज बैठक होगी निरंजनी अखाड़े में। जो निरंजनी अखाड़े के श्री महंत हैं या सचिव हैं, उनके जो रविंद्रपुरी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और 5-7 मिनट तक इसमें औपचारिक बातचीत की जाएगी और 5-7 मिनट के अंदर ही उनके उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर सामने आई है जया कि जिस तरह से ये खबरें लगातार चल रही हैं कि जो बलबीर गिरी हैं उनका नाम लगभग इसके लिए तय हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में जो सुसाइड नोट था उसमें उन नाम का जिक्र किया था। लेकिन इसके अलावा भी और 2-3 नाम निकलकर सामने आए हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि महंत ये चाहते हैं कि एक ही नाम का ऐलान करना दूसरे महंतों के लिए कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए सभी की सर्वसम्मति से इसमें नाम रखे जाएंगे, उसके बाद ऐलान किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि बलबीर गिरी का नाम इसमें उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे ऊपर माना जा रहा है। और कानूनी तौर पर भी पंकज अगर हम देखें तो बलबीर गिरी का नाम ही तय माना जा रहा है, क्योंकि जब लगातार मोहम्मद मोइन वकीलों से बात कर रहे थे तो एक बात हो रही थी कि बलबीर गिरी ही उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। पंकज, मैं लौटती हूं आपके पास क्योंकि मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। मोइन, आपके पास क्या अपडेट है? आपके सूत्र क्या कहते हैं? बलबीर गिरी के नाम पर आज मुहर लग जाएगी क्या? दूसरी तरफ सीबीआई की टीम आनंद गिरी से तो पूछताछ कर रही है। 7.5 घंटे की कल भी पूछताछ हुई, लेकिन आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को लेकर क्या स्टेटस है सीबीआई की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि बलबीर गिरी के नाम पर मुहर तो पहले ही लग चुकी है। आज सिर्फ औपचारिक तौर पर ऐलान होना है। औपचारिक ऐलान के लिए ही आज हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अखाड़े के पंच परमेश्वर शामिल रहेंगे, जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, वो शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी कैलाशानंद,
वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। और पहले ही अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत जो दूसरे पदाधिकारी हैं, जो दूसरे प्रमुख साधु संत हैं, उन्होंने प्रयागराज में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि चूंकि महंत नरेंद्र गिरी की जो वसीयत सामने आई है, जिसे एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था, उस पर सवाल उठाने का, उसको खारिज करने का या उसे चुनौती देने का कोई बहुत मजबूत आधार नहीं है। उस वसीयत को मानना ही होगा। तो महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के आधार पर ही जो साधु संत हैं, जो निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उनके नाम पर मुहर लगाई है। आज सिर्फ औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और दूसरी एक बात का ऐलान और होगा कि 5 अक्टूबर को महंत नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होना है। तकरीबन 10,000 कार्ड छप करके यहाँ पहुंच गए हैं। आज से ही उनका वितरण शुरू किया जाएगा। तो 10,000 लोग जब 5 अक्टूबर को षोडशी के दिन यहाँ मौजूद रहेंगे, तो उसी दिन पट्टाभिषेक की रस्म अदा की जाए या एक दिन पहले या एक दिन बाद की जाए। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो आप देख रहे हैं मठ बाघंबरी गद्दी, इसका जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर वेद विद्यालय चलता है, वहां पर जो है 5 अक्टूबर को सुबह के वक्त पहले महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी की पूजा की जाएगी। उसके बाद बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक होगा, उनकी चादर पोशी की रस्म अदा की जाएगी। और उसके बाद जो ये आप सब रास्ते देख रहे हैं जिन्हें बैरिकेड किया गया है अलग अलग हिस्सों में, चाहे ये बरामदा हो, चाहे ये रास्ता हो, और ठीक इस तरफ जहां पर ये मंदिर बना हुआ है भगवान शिव का, ये बैठकी है, इन सारी जगहों पर भंडारे की रस्म अदा हो सकती है। तो बहुत मुमकिन है कि 5 अक्टूबर को षोडशी के दिन ही महंत उप महंत जो बलबीर गिरी हैं, उनकी चादर पोशी होगी, उनका पट्टाभिषेक होगा। दूसरी एक अहम जानकारी आपको दे दें कि सीबीआई की एक टीम जो है वो आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार गई हुई है, वहां पर पड़ताल कर रही है। लेकिन एक दूसरी टीम प्रयागराज में लगातार अपनी पड़ताल जारी रखे हुए है। आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ 41 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिन्होंने घटना के पहले या घटना के बाद मुख्य आरोपी आनंद गिरी से फोन पर बातचीत की थी। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने लंबी बातचीत की थी, कई बार बातचीत की थी। तो तकरीबन 1/3 लोग, यानी 1 दर्जन ऐसे लोगों को इनमें जो तमाम जानकारी आप दे रहे हैं कि कई ऐसे कॉल हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है, और उनकी डिटेल निकालनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तमाम कॉल्स का कनेक्शन हो सकता है नरेंद्र गिरी के आत्महत्या से, या फिर कहें कि जो कथित हत्या का भी मामला आ रहा है उससे भी इसका कनेक्शन है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आप अपडेट पर नजर बनाए रखिए। चलिए देहरादून से आपको एक बड़ी जानकारी दे। कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटाए गए शमशेर सिंह सत्याल, बोर्ड के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से उनकी नाराजगी चल रही थी और माना जा रहा है कि अब ये कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की जीत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद खास माने जाते हैं शमशेर सिंह सत्याल। लंबे समय से शमशेर सिंह सत्याल से हरक सिंह रावत नाराज थे, और अब जब उन्हें बोर्ड के पद से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है तो माना जा रहा है कि ये कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की जीत है। लेकिन आपको बताएं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद खास माने जाते हैं शमशेर सिंह सत्याल। लंबे समय से उनकी नाराजगी थी। और अब आपको काशीपुर से बड़ी जानकारी दे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार इसमें शामिल होंगे, और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल वहाब कासमी इसमें मौजूद होंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अनिल गोयल भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के जिलाध्यक्ष, कई प्रदेश के प्रभारी भी मौजूद होंगे। बैठक का पहला सत्र सुबह 10:30 बजे से शुरू होने जा रहा है, और इसके बाद जो दूसरा सत्र है वो 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। तो पहला सत्र 10:30 बजे शुरू हो जाएगा, और इसके बाद जो दूसरा सत्र है वो दोपहर 1:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। और इस बीच आपको देहरादून से बड़ी जानकारी दे। आज एक्शन में सीएम धामी होंगे। दोपहर 12 बजे सबसे पहले वो कैंप कार्यालय में मौजूद रहेंगे, जहां पर वो शासकीय कामों को निपटाएंगे। कैंप कार्यालय में ही शासकीय काम निपटाने का काम उनका आज रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैंप कार्यालय में सबसे पहले दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे, और इसके बाद दोपहर 12 बजे ही पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। उसके बाद सीएम आवास पर ही शासकीय कामों को निपटाएंगे। शाम 6 बजे सीएम एक निजी होटल में एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं, इस बात की भी जानकारी है। जो कार्यक्रम का फाइनल स्वरूप नहीं आया है, लेकिन वो आ रहे हैं 7 तारीख को, इतना भी हुआ है। केदारनाथ अब ये भी जानकारी में जब आएगा तब पता। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख, चुनाव प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद हुआ। इस दौरान जेपी नड्डा ने केंद्र की सरकार की तरफ से उत्तराखंड के लिए किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया और प्रदेश की भी तारीफ की। सुनते हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से उत्तराखंड के विकास की धारा बही है, इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार के विधानसभा में भी राज्य की जनता का आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और भारी बहुमत से राज्य में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान देहरादून में संगठन और सरकार के तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि जेपी नड्डा के संबोधन से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। सुनते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने भी जो पिछले 4.5 वर्षों में काम किए हैं और साथ में हमारे संगठन का जो निचले स्तर तक यानी कि पन्ना प्रमुख तक जो हमारा संगठन है, उस सभी में ऊर्जा आई है और सभी में उत्साह आया है और निश्चित रूप से उनका उद्बोधन हमारे लिए पाथे का काम करेगा और तेजी से हमारा संगठन और हमारी सरकार काम करेगी। और इस बीच आपको अल्मोड़ा से एक बड़ी जानकारी दे, सोमेश्वर विधानसभा में निकलेगी रोजगार गारंटी यात्रा। कर्नल अजय कोठियाल यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यात्रा के दौरान बेरोजगार युवाओं से सुझाव भी लिए जाएंगे, क्योंकि लगातार अलग अलग जिलों में यात्रा पहुंच रही है और वहां पर युवाओं से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से रोजगार गारंटी यात्रा कहां पर होनी है, उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। 30 सितंबर को सोमेश्वर यानी कि आज सोमेश्वर में, जबकि 1 अक्टूबर को अल्मोड़ा में रोजगार गारंटी यात्रा होने वाली है आपकी। इसके बाद 2 अक्टूबर को कपकोट और 3 अक्टूबर को बागेश्वर में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान तमाम बेरोजगार युवाओं से सुझाव भी लिए जा रहे हैं कि कैसे रोजगार के अवसर को बेहतर किया जाए। आम आदमी पार्टी ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर हमला किया है। आपका आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर बेहतर तैयारी नहीं की। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि राज्य की आर्थिकी के लिए चारधाम यात्रा का संचालन बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार के कुप्रबंधन की वजह से यात्रा सही से नहीं संचालित हो पा रही। के साथ शुरू हुई चारधाम यात्रा आज सरकार के कुप्रबंधन का शिकार हो चुकी है। केवल 2 हफ्ते में ही ये यात्रा पटरी से उतर चुकी है। श्रद्धालुओं को भारी समस्या आ रही है। श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में लगी है। जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा से लोगों को उम्मीद थी कि हमारा कारोबार चलेगा, आज वो लोग निराश और हताश हैं। सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही है। सरकार को तुरंत ये व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, ये मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आज उत्तराखंड से बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का अब बड़े पैमाने पर सत्यापन किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पुलिस को निर्देशित भी किया है। शासन ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है, वहां पर सत्यापन किया जाए। उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व एकदम से बढ़ा है और उसके कारण से बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ संचालित हुई हैं। कई बार बहुत सारे लोग लंबे समय से यहाँ रहते हैं, आते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए जो भी उत्तराखंड के अंदर आकर बसेंगे उनके बारे में इस प्रकार की ड्राइव चलाई जाएगी और वो हम किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं। हम पूरे उत्तराखंड के जनमानस के हित के लिए कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जो भी अननोन लोग रहते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव समय समय पर चलाई जाती हैं। इसके तहत सारे इंस्ट्रक्शंस भी हमारे द्वारा दिए जा चुके हैं सारे थानों में, लेकिन अब एक वृहद ड्राइव भी हमारे द्वारा चलाई जाएगी। कुछ ऐसी बस्तियां हैं, एयरमार्क्ड हैं, जिनमें कि अंदेशा रहता है कि कई बाहर के लोग भी आ सकते हैं। ऐसी बस्तियों में हम वेरिफिकेशन ड्राइव्स चलाएंगे।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के मसूरी में दिए बयान पर बीजेपी संगठन ने संज्ञान लिया है। बीजेपी संगठन ने इसे अनुशासनहीनता माना है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि परिवार में जिस तरीके से बच्चे को डांट पड़ती है उसी तरीके से हरक सिंह रावत को भी डांट पड़ेगी। सुनते हैं। कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं है, उनका नेचर स्वभाव है ऐसा बात करने का। तो घर के अंदर होता है, एक आध बालक ऐसा भी होता है, तो उसको भी हमें ही संभालना होता है। मानते गलत है, अनुशासनहीनता तो है ही है, वो भी घर का परिवार के लोग हैं। क्या संज्ञान लिया जाएगा अनुशासनहीनता के मामले? जैसे प्यारे बच्चे को डांटा जाता है वैसा डांटा जाएगा। हरक सिंह रावत के बयान पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के अंदर अंतर कलह है जो अब जग जाहिर हो रही है। उत्तराखंड की राजनीति में उनका अपना योगदान है, अपनी भूमिका रही है। अगर वो सबको एक उससे नाप रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो वर्तमान नेतृत्व के ऊपर कोई बात कर रहे हैं तो उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह, अंतर्द्वंद और अंदर का जो झगड़ा भाजपा का है वो सामने दिख रहा है। और ये झगड़े की परिणति निश्चित रूप से कुछ भयंकर होगी। वहीं हरक सिंह के बयान की कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने भी निंदा की। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की जनता के आत्मसम्मान के साथ खेल रहे हैं। अब इन्होंने कांग्रेस की सरकार में एक बार तो पहले धारी देवी की कसम भी खाई कि मैं धारी देवी की कसम खाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री नहीं बनूंगा। तो उन्होंने पहले तो धारी देवी जी को भी जो है अपने सपनों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बेच डाला। अब मुझे लग रहा कोई जो है दूसरा रास्ता उनके पास नहीं दिख रहा है। और 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार से जो है अब आंदोलनकारियों के नाम को लेकर एक भावनात्मक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब, अगर कोई इस प्रदेश में नालायक रहा तो सबसे ज़्यादा नालायक मुझे लग रहा कि हरक सिंह जी ही नालायक रहेंगे। इसी वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी हरक सिंह रावत के बयान पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मुखार वृंद से भूलवशी सही, लेकिन पहली बार सच निकल गया। और ये बात बिल्कुल सच है कि गैरसैंण राजधानी का मुद्दा जिस तरह से अंतरिम सरकार की वजह से भाजपा ने लटकाया 2000 में, आज ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद तो पूरी तरह से कुठाराघात कर दिया राज आंदोलनकारियों और शहीदों की भावनाओं पर। और कहते कहते अपने ही मुख्यमंत्रियों को उन्होंने निकम्मा और नाकारा साबित कर दिया। तो अब मुझे लगता है विपक्ष के कहने के लिए या पत्रकारों के लिए लिखने के लिए कुछ रह नहीं जाता। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कर्णप्रयाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गैरसैंण को अब तक स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर मौजूदा सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो प्रवीण सिंह काशी इस बात को तोलकर ही कांग्रेस का साथ दे रहे हैं या उस मुद्दे का साथ दे रहे हैं जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन 20 सालों में यदि अगर गैरसैंण की बात किसी ने की है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बिना पर त्रिवेंद्र रावत ने वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की देन थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर प्रवीण सिंह काशी जी को भी लगता है कि गैरसैंण राजधानी यदि कोई बना सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बना सकती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ प्रेस वार्ता में आपके सामने ये बात रखी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ऋषिकेश से आपको खबर बताएं, ऋषिकेश में बारिश से एक बार फिर से बरसाती नदियां उफान पर हैं और इसी दौरान विदादला नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिस वजह से उस समय नदी से गुजर रहे कई वाहन उसमें फंस गए। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश की। ये तस्वीरें बारिश होने के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। जो वाहन इस रास्ते से गुजर रहे थे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पिथौरागढ़ सड़कों की खस्ता हालत से आम आदमी परेशान है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि इनमें सफर करना भी मुश्किल है। सड़कों की खस्ता हालत की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, पिथौरागढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जिस वजह से इन रास्तों से गुजरते हैं।
उधर जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी मलबा आने की वजह से एक बार फिर से रास्ता ये बंद हो चुका है। यहां साफ मौसम के बावजूद टंगड़ी के पास भारी मलबा आ गया है, जिससे कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। रास्ता बंद होने की वजह से चार धाम में आए श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी दिक्कत हो रही है। वहीं रुड़की में कार सवारों के सामने आया मगरमच्छ को देखकर कार सवार युवकों के होश उड़ गए। युवकों ने मगरमच्छ का वीडियो भी तैयार किया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम मगरमच्छ की तलाश में लगी हुई है। तस्वीरें देखिए, जिस तस्वीर को युवकों ने अपने कैमरे में कैद किया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वन विभाग को सूचित किया जा चुका है और वन विभाग की टीम लगातार मगरमच्छ की तलाश में है। जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। केदारनाथ धाम के लिए 1 अक्टूबर से हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। GMVN के जरिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है। अब आपको हेली सेवा के लिए किराए की भी जानकारी दे देते हैं। गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए अगर आप सफर करते हैं तो 7,750 रुपए आपको देने होंगे, जबकि फाटा से लेकर केदारनाथ के लिए किराया 4,720 रुपए है और सिरसी से केदारनाथ के लिए किराया 4,680 रुपए रखा गया है। उत्तराखंड में यूपी से ज्यादा गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। झबरेड़ा से विधायक देशराज का कहना है कि उन्होंने इस बारे में सीएम और गन्ना मंत्री से भी बात की है। देशराज का कहना है कि उन्होंने मांग रखी है कि उत्तराखंड में गन्ने का समर्थन मूल्य 10 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड अनुसंधान केंद्र ने बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। अनुसंधान केंद्र ने FTI परिसर में करीब 4 एकड़ जमीन में पाम गार्डन तैयार किया है, जिसमें उत्तराखंड के साथ ही दूसरे कई राज्यों और विदेश से आए पाम प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का पहला एकमात्र पाम गार्डन है। इसमें पाम की करीब 20 प्रजाति उपलब्ध हैं और इसमें वो भी प्रजातियां लगाई गई हैं जो कि संकटग्रस्त और खतरे में हैं।